नमस्कार। आज हम भारत में पैसे भेजने के एक बहुत ही आम तरीके पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है NEFT, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। हमारे पास एक लेख है NEFT, सुरक्षित निधि हस्तांतरण। तो आज कोशिश रहेगी कि इसे ठीक से समझें। रोज न जाने कितने लोग इस्तेमाल करते हैं इसे, पर यह चलता कैसे है, पर्दे के पीछे क्या है, क्यों ये इतना भरोसेमंद माना जाता है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ बिल्कुल, निएफ्टी तो आजकल मतलब पैसों के लेन देन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक इसे चलाता है और ये पूरे देश में फैला है। ये सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजना नहीं है, ये भारत का जो डिजिटल पेमेंट का ढांचा है ना, उसकी एक अहम कड़ी है। एक राष्ट्रव्यापी सिस्टम है ये। मतलब देश के किसी भी कोने से किसी भी बैंक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पैसा भेजना मुमकिन है, बस वो बैंक निएफ्टी नेटवर्क में होने चाहिए। हाँ, और ज्यादातर बैंक्स तो हैं ही इसमें, तो पहुंच की तो बात नहीं है। लेकिन इसकी कुछ और चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, जैसा लेख में भी है, वो है इसका 24/7 अवेलेबल होना। पहले तो इंतजार करना पड़ता था बैंक के खुलने का, टाइमिंग का, पर अब तो दिन हो या रात, छुट्टी हो, कभी भी NEFT कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ और इसका असर क्या रहा? देखिए, ये आरबीआई का एक बहुत बड़ा कदम था। इसने फंड ट्रांसफर के मायने बदल दिए सच में। पहले क्या होता था, एनईएफटी बैचेस में काम करता था। मतलब दिन में कुछ तय वक्त पर ही पैसा आगे बढ़ता था। अगर आप एक बैच चूक गए तो बस इंतजार करो अगले बैच का, घंटों लग जाते थे। खासकर छुट्टियों में या वीकेंड पर तो और मुश्किल। अब 24/7 होने का मतलब है कि ट्रांसफर लगभग रियल टाइम में, मतलब आधे आधे घंटे के बैच में लगातार प्रोसेस होता रहता है दिन रात। इसका सबसे बड़ा असर तो बिजनेस पर पड़ा है। सोचिए ना, छोटे व्यापारी हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिन्हें फॉरेन पेमेंट चाहिए या देनी है, रात में या छुट्टी के दिन भी। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है। सप्लाई चेन नहीं रुकती, पेमेंट टाइम पर हो जाती है। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, किसी को तुरंत पैसे भेजने हैं, वो भी अब कितना आसान हो गया है। इसने बैंकिंग को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि हमें बैंक के टाइम के हिसाब से चलना पड़े। ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लोगों की जिंदगी, व्यापार करने का तरीका सब बदल देता है। और लेख ये भी कहता है कि निफ्ट से पैसे भेजने की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। मतलब 1 रुपया भी भेज सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम लिमिट बैंक अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। इसका क्या महत्व है? मिनिमम लिमिट न होना इससे बहुत क्या कहते हैं, समावेशी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबके लिए खुला। मतलब ये सिर्फ बड़े लेन देन के लिए नहीं है, छोटे मोटे पेमेंट, जैसे दोस्त को कुछ पैसे भेजने हैं, घर में काम करने वाले को सैलरी देनी है, छोटा सा बिल भरना है, सबके लिए आसान है। इसने डिजिटल पेमेंट को आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत मदद की है असल में। और जो मैक्सिमम लिमिट बैंक तय करते हैं, वो उन्हें अपने रिस्क मैनेजमेंट और उनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसके हिसाब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, ग्राहक अलग होते हैं, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये फीचर्स 24/7, कोई मिनिमम लिमिट नहीं और इतनी वाइड रीच, ये दिखाते हैं कि इसे बनाते वक्त यूजर की सहूलियत का कितना ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हुई विशेषताएं और उनका असर। अब जरा इसके काम करने के तरीके पर आते हैं। सुनने में तो लगता है बड़ा सीधा है। लेख कहता है कि भेजने वाले को कुछ डिटेल्स चाहिए, पाने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड और अमाउंट। फिर बैंक इस जानकारी से NEFT नेटवर्क के जरिए पैसा भेज देता है। लेकिन ये नेटवर्क असल में क्या चीज है और ये IFSC कोड इतना जरूरी क्यों है भाई? हाँ, यूजर के लिए तो ये सीधा ही है, पर इसके पीछे एक बड़ा मजबूत टेक और रेगुलेटरी सिस्टम काम करता है। ये जो नेफ्ट नेटवर्क है ना, ये असल में आरबीआई का मैनेज किया हुआ एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो सारे मेंबर बैंकों को जोड़ता है। जब आप अपने बैंक को नेफ्ट करने को कहते हैं, तो आपका बैंक उस रिक्वेस्ट को एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की तरह आरबीआई के सेंट्रल सिस्टम को भेजता है। और यहीं पर IFSC कोड का रोल आता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है। भारत में हर बैंक ब्रांच जो नेफ्ट या आरटीजीएस करती है, उसका अपना अलग कोड होता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे डिजिटल दुनिया में बैंक ब्रांच का पिन कोड या पता ये पक्का करता है कि पैसा सही बैंक की सही ब्रांच तक पहुंचे। अच्छा, तो मतलब खाता नंबर बताता है कि पैसा किसे मिलना है और IFSC कोड बताता है कि पैसा किस बैंक और किस ब्रांच में जाना है।
ये तो वाकई एक डिजिटल डाक सेवा जैसा हो गया, जहां पता एकदम सटीक होना चाहिए। बिल्कुल से खाता नंबर और आईएफएससी कोड ये दोनों मिलकर पक्का करते हैं कि फंड सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे। आरबीआई का जो सेंट्रल सिस्टम है वो इन मैसेजेस को इकट्ठा करता है और फिर जैसा मैंने कहा आधे आधे घंटे के बैच में प्रोसेस करता है। वो भेजने वाले बैंक के खाते से पैसा काटता है और पाने वाले बैंक को क्रेडिट करने का निर्देश देता है। फिर पाने वाला बैंक वो पैसा आखिर में लाभार्थी के खाते में डाल देता है और इस पूरी प्रक्रिया पर आरबीआई की निगरानी रहती है। इससे ये सिर्फ तेज नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भी बनता है। हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक रेफरेंस नंबर भी होता है, यूटीआर नंबर कहते हैं उसे ट्रैक करना आसान रहता है। कोई दिक्कत आए तो उसी सिस्टम से हल ढूंढा जाता है। ये सिर्फ बैंकों का आपसी मामला नहीं है, ये एक रेगुलेटेड स्टैंडर्ड तरीका है। समझ गया। आरबीआई का रोल ही इसे वो भरोसा देता है जिसकी वजह से लोग इतना इस्तेमाल करते हैं इसे। अब आते हैं फायदों पर। वैसे तो हमने बातों बातों में जिक्र किया ही है। लेख कहता है सुरक्षित और भरोसेमंद, कम लागत और व्यापक पहुंच। सुरक्षा और भरोसे की बात तो आरबीआई के नियंत्रण से साफ है। लागत के बारे में क्या? ये अक्सर मुफ्त होता है, ऐसा लेख में लिखा है। हाँ, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स से ऑनलाइन एनईएफटी के लिए मतलब इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से कोई फीस न लें। इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है और ये डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। सोचिए, बैंक जाने का झंझट नहीं, फॉर्म नहीं भरना और पैसे भी नहीं लग रहे। इससे बैंकों के ब्रांच पर भी लोड कम होता है और उनकी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बचती है। लेकिन लेख ये भी कहता है कि अगर कोई बैंक ब्रांच जाकर एनईएफटी करवाए तो बैंक कुछ नाम मात्र का शुल्क ले सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है जिसका इशारा आपने पहले भी किया था। क्या ये शुल्क उन लोगों के लिए एक रुकावट है जो डिजिटल तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते? जैसे मान लीजिए ग्रामीण इलाकों में लोग हैं या बुजुर्ग हैं। क्या ये एक तरह का डिजिटल डिवाइड नहीं बढ़ाता? ये एक बहुत वाजिब चिंता है और इस पर सोचना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना सरकार और आरबीआई की प्रायोरिटी है। इससे पारदर्शिता आती है, लागत घटती है, इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती है। ऑनलाइन एनईएफटी को मुफ्त रखना उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसकी स्मार्टफोन या इंटरनेट तक आसान पहुंच नहीं है या वो तकनीक के साथ उतने सहज नहीं है। उनके लिए बैंक ब्रांच ही एक जरिया है। अब हालांकि एनईएफटी का ब्रांच चार्ज आमतौर पर बहुत कम होता है, कुछ रुपए से लेकर शायद 25-50 रुपए तक अमाउंट के हिसाब से। लेकिन किसी कम आय वाले व्यक्ति के लिए शायद ये छोटी रकम भी मायने रखती हो। तो हाँ, कह सकते हैं कि उनके लिए एक छोटी सी बाधा तो है। बैंक शायद इसे अपनी कॉस्ट रिकवर करने और लोगों को डिजिटल की तरफ पुश करने का तरीका मानते हैं। पर हमें ये देखना होगा कि जो डिजिटल नहीं है वो पीछे न रह जाए। शायद इसके लिए और ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। ये वाकई एक बैलेंस नजरिया है। फायदे साफ हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं जिन पे नजर रखनी होंगी। अच्छा, भारत में पैसे भेजने के और भी तरीके हैं, जैसे आरटीजीएस है, आईएमपीएस है। एनईएफटी उनसे कैसे अलग है? क्या लेख इस पर कुछ बताता है? लेख में सीधी तुलना तो नहीं है, लेकिन एनईएफटी की जो विशेषताएं हैं उनसे अंतर समझ सकते हैं। आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो मुख्य रूप से बड़ी रकम के लिए होता है, आमतौर पे 2 लाख रुपए से ज्यादा, और ये तत्काल सेटल होता है। रियल टाइम मतलब ट्रांजैक्शन तुरंत प्रोसेस होता है, बैच का इंतजार नहीं। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब हर ट्रांजैक्शन अलग अलग सेटल होता है। ये बड़े कॉरपोरेट या इंटरबैंक ट्रांसफर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी फॉरेन फंड ट्रांसफर करता है और 24/7 है, एनईएफटी की तरह ही। आईएमपीएस अक्सर मोबाइल बैंकिंग से ज्यादा यूज होता है और इसकी लिमिट एनईएफटी से कम होती है, आमतौर पे 5 लाख तक। तो एनईएफटी इन दोनों के बीच में कहीं आता है। ये छोटी बड़ी दोनों रकम के लिए ठीक है, 24/7 है, पर सेटलमेंट आधे घंटे के बैच में होता है, फौरन नहीं। तो अगर बहुत बड़ी रकम तुरंत भेजनी है तो आरटीजीएस, छोटी रकम बिल्कुल फौरन भेजनी है तो आईएमपीएस, और अगर रकम मीडियम है या तुरंत सेटलमेंट उतना जरूरी नहीं तो एनईएफटी एक बहुत ही बढ़िया, सस्ता और भरोसेमंद ऑप्शन है। हाँ, ये तुलना काफी काम की है। इससे निफ्ट की जगह पेमेंट सिस्टम में और साफ हो जाती है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं?
मेरे हिसाब से सबसे अहम बात यह है कि निफ्ट सिर्फ एक पैसा भेजने का तरीका नहीं, ये भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत पिलर है। आरबीआई इसे रेगुलेट करता है, इसलिए सुरक्षित है, भरोसेमंद है। 24x7 उपलब्धता और कोई मिनिमम लिमिट न होने से ये सबके लिए, हर तरह के लेन देन के लिए सुलभ हो गया है। ऑनलाइन चैनलों पर मुफ्त होने से इसने डिजिटल पेमेंट को अपनाने में बहुत मदद की है। हालांकि ब्रांच चार्जेस के असर पर भी ध्यान देना होगा। आईएफएससी कोड पर आधारित इसका जो काम करने का तरीका है वो सटीक है, व्यवस्थित है। संक्षेप में कहें तो निफ्ट ने लाखों भारतीयों के लिए बैंकों के बीच पैसा भेजना आसान, सस्ता और सुरक्षित बना दिया है, और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकोनॉमी दोनों को बढ़ावा मिला है। बिल्कुल। तो ये थी निफ्ट पर हमारी आज की गहरी पड़ताल, जो एनईएफटी सुरक्षित निधि हस्तांतरण लेख की जानकारी पर आधारित थी। एक ऐसा सिस्टम जिसने चुपचाप हमारे पैसे भेजने के तरीके में क्रांति ला दी है। हाँ, और इसी जानकारी से एक बात और जहन में आती है। हमने देखा कि आईएफएससी कोड कितना ज़रूरी है, वो डिजिटल पते की तरह काम करता है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और जैसे हमने यूपीआई में देखा है, जहां आप सिर्फ मोबाइल नंबर या एक वर्चुअल आईडी से पैसे भेज सकते हैं, क्या भविष्य में एनईएफटी जैसे सिस्टम भी और आसान हो सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि शायद इतने लंबे कोड याद रखने या ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े और पैसा भेजना उतना ही आसान हो जाए जितना किसी को मैसेज भेजना? एनईएफटी ने जो मजबूत नींव रखी है, शायद उसी पर पेमेंट का अगला और भी सहज तरीका बने। ये सोचने वाली बात है कि तकनीक इसे कहाँ तक ले जा सकती है।